एंड वेलकम बैक टू योर रिविजन क्लास। एंड आज हम पढ़ेंगे कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन हमारे केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर के बेसिस पे। हमने केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर पढ़ा था, तो इसकी बेसिस पे 10 एमसीक्यूज है मेरे पास आज जो हम करेंगे, जिसमें हमारा काफ़ी सारा पोर्शन केमिकल बॉन्डिंग का कवर हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आता है द फॉर्मल चार्ज ऑन कार्बन इन कार्बोनेट आयन इज। फॉर्मल चार्ज का टॉपिक हमने पढ़ा है, अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं। वो फॉर्मल चार्ज आपको उसमें एक्सप्लेन किया गया है एंड इनफैक्ट कार्बोनेट आयन का एग्जाम्पल भी दिया गया है। तो चलिए दोबारा से करते हैं कार्बोनेट आयन हम यहाँ पर। ओके, सो कार्बोनेट आयन पहले बना देते हैं। क्या होता है स्ट्रक्चर कार्बोनेट आयन का? C डबल बॉन्ड O एंड ऑक्सीजन एक इधर और एक ऑक्सीजन इधर। तो ये होता है हमारा कार्बोनेट आयन का स्ट्रक्चर। एंड यहाँ पर हमारे पास चार्ज होता है -2, CO3 -2 होता है हमारे पास कार्बोनेट आयन। अब हमको फॉर्मल चार्ज निकालना है कार्बन पे। कार्बन पे फॉर्मल चार्ज निकालना है, तो फॉर्मल चार्ज का मैंने आपको बताया था फॉर्मूला क्या होता है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन अ न्यूट्रल एटम माइनस नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्लस हाफ ऑफ नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो ये होता है हमारा फॉर्मूला फॉर्मल चार्ज का। अब देखो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कार्बन में कितने होते हैं? 4। तो 4 हमारे पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ गए, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आ गए, सॉरी टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन कार्बन 4 आ गए हमारे पास, माइनस नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। कोई अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है हमारे पास? कोई लोन पेयर है? नहीं है, तो मतलब हमारे पास 0 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, सारे इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हो गए, प्लस हाफ ऑफ नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 4 बॉन्ड बना रहे हैं कार्बन और हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो कितने हुए शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास? 4 × 2 8 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ से ये गया 4 पर और हमारे पास बचा 4 - 0 + 4 एंड देयरफॉर हमारा फॉर्मल चार्ज कार्बन पे कितना आया? 0। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर बनता है? कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी, 0। दिस इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाइएस्ट बॉन्ड ऑर्डर? बॉन्ड ऑर्डर पूछा गया है आपसे इस क्वेश्चन में, ध्यान से देखिएगा ये क्वेश्चन। कुछ लोगों को लगेगा कि N2 में हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर हो सकता है यहाँ पर, बिकॉज N2 का बॉन्ड ऑर्डर 3 आता है। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हमारे पास CO पॉजिटिव जो होता है ये होता है एक्सेप्शन, ठीक है। CO पॉजिटिव एक्सेप्शन होता है और CO पॉजिटिव का हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर होएगा हमारे पास इस केस में। आपको ये चीज़ याद रखनी है, CO पॉजिटिव एक्सेप्शन होता है एंड CO पॉजिटिव का बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा, सॉरी बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा इस केस में। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग possess बॉन्ड एंगल मोर देन 100 डिग्रीज? 100 डिग्री से ज़्यादा इनमें से किस में बॉन्ड एंगल होता है? तो आई होप आपको याद होगा, हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है और NH3 में हमारी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन का बॉन्ड एंगल हमें पता है, तो वो 100 से ज़्यादा होता है, इसीलिए हमारे पास इसमें ये होगा हमारा करेक्ट आंसर। मोर देन 100 बॉन्ड एंगल हमारे पास NH3 में होगा ड्यू टू sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और बाकी सब में अराउंड 90 का मिलेगा हमें बॉन्ड एंगल, एंड NH3 में हमारे पास 100 से ज़्यादा होता है बॉन्ड एंगल ड्यू टू sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग possess हाइब्रिडाइजेशन? ठीक है, कौन सा हमारे इन सब में से किस में हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन possess करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग possess हाइब्रिडाइजेशन? अगर आपको याद हो, हमारे पास अगर सिर्फ 2 एटम होते हैं तो वहाँ पर मोस्टली हाइब्रिडाइजेशन नहीं मिलती है, ठीक है। 2 एटम एज इन N2O2 HI, ठीक है, हमको हाइब्रिडाइजेशन नहीं मिलती। लेकिन HF इज अगेन एन एक्सेप्शन, HF में हमें हाइब्रिडाइजेशन दिखती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जब भी आपके पास कोई क्वेश्चन आता है तो आपको पता होना चाहिए दैट जब भी हमारे पास सिर्फ 2 एटम्स होते हैं तब हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती। लेकिन HF हमारे पास अगेन एक्सेप्शन है, इसलिए HF में हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन मिलेगी और यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर C, दैट इज HF। क्लियर है? चलते हैं हमारे एक और क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव? अब देखो रिएक्टिव की बात आ गई, ऑप्शंस क्या है? N2, O2, F2 एंड Cl2। अब अगर आपको पता है दैट बॉन्ड लेंथ हमारी जितनी ज़्यादा होती है, देखो अगर आपके पास बॉन्ड लेंथ कम है, ठीक है, तो उसको ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, है ना।
लेकिन अगर हमारे पास बॉन्ड लेंथ बहुत लंबी है, बहुत लंबी बॉन्ड लेंथ हो जाएगी, तो वो इजीली ब्रेक होएगी, यानी कम एनर्जी देनी पड़ेगी हमें उसे ब्रेक करने के लिए, इजीली ब्रेक हो जाएगी। जितनी छोटी होएगी, मल्टीप्लिसिटी होगा जितना ज़्यादा, उतनी ज़्यादा स्ट्रांग होगा हमारा बॉन्ड। लेकिन मल्टीप्लिसिटी यहाँ पे सिर्फ एक बॉन्ड बना रहा है, F2 में सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है, और बहुत लंबा होता है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि F2 और Cl2 में हमें बॉन्ड लेंथ का बताना होता है, तो उसमें हमने पढ़ा है कि F2 की बॉन्ड लेंथ बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है ड्यू टू स्मॉल साइज एंड हायर रिपल्शन की वजह से। तो यहाँ पर हमारे पास F2 जो होगा वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, क्योंकि इजीली ब्रेकेबल होता है बॉन्ड, जितनी आसानी से बॉन्ड ब्रेक होगा उतनी जल्दी रिएक्ट करेगा। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव क्या होगा हमारे पास यहाँ पर? F2, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। F2 हमारे पास सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। N2 में क्या होता है? देखो, ट्रिपल बॉन्ड होता है N2 में, O2 में डबल बॉन्ड होता है, F2 में हमारे पास बहुत लंबी बॉन्ड लेंथ होती है, और Cl2 में हमारे पास थोड़ी छोटी बॉन्ड लेंथ होती है, ठीक है। तो इस हिसाब से हम जानते हैं बॉन्ड लेंथ और मल्टीप्लिसिटी जितनी ज़्यादा होगी उतनी छोटी बॉन्ड लेंथ होती है। ज़्यादा है छोटी बॉन्ड लेंथ, फिर उससे थोड़ी सी बड़ी, उससे थोड़ी सी बड़ी, और सबसे बड़ी बॉन्ड लेंथ होती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है इस क्वेश्चन में, या जब भी आपको आएगा F2 Cl2 में, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, F2 की बॉन्ड लेंथ बहुत ही ज़्यादा होती है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट पोजेस sp3 हाइब्रिडाइजेशन? इनमें से किसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती है? अगर आपको याद होगा, अगर आपने देखा होगा, मैंने एक शॉर्ट्स वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको स्पेशली 3 कंपाउंड्स की हाइब्रिडाइजेशन बताई थी, 3 मॉलिक्यूल्स की हाइब्रिडाइजेशन बताई थी, जो कि एक्सेप्शन होते हैं हमारे पास। तो आपको याद होना चाहिए KMnO4 जो था, उनमें से एक KMnO4 था जिसकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं थी, ठीक है। तो आपको याद रखना है that which of the following does not possess sp3 hybridization? KMnO4 is the one which does not possess sp3 hybridization। और अभी भी आप हमारे चैनल पे जाके वो एक शॉर्ट वीडियो देख सकते हैं, उसमें हमने आपको 3 इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स बताए हैं फॉर क्लास 11, 12 और आपके JEE नीट एग्जामिनेशंस के लिए आपको पता होना चाहिए वो बात, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, हमारा करेक्ट आंसर बनेगा KMnO4। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, हमारा 7th क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोलर मॉलिक्यूल? अब देखो, पोलर मॉलिक्यूल कौन सा मॉलिक्यूल होता है जिसमें हमारे पास डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होता। डेफिनेट डाइपोल मोमेंट जिसके पास होता है वो होता है पोलर मॉलिक्यूल, और जिसका डाइपोल मोमेंट हमारे पास 0 होता है वो होते हैं हमारे नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। अब डाइपोल मोमेंट कैसे करते हैं हमने सीख रखा है, ये चीज़ है ना। तो इसमें हमारे पास, हमको सीधा सीधा हमें ये बात पता है कि NH3 का जो होता है डाइपोल मोमेंट डेफिनेट डाइपोल मोमेंट होता है। ये तो हमने NCERT में भी एक क्वेश्चन है इसके बारे में, है ना। तो NH3 का हम जानते हैं डेफिनेट होता है, इसका भी 0 होता है, इसका भी 0। आप यहाँ पर इसको BCl3 कर लीजिएगा, ये थोड़ा मिसप्रिंटिंग हो गया यहाँ पर, इट्स BCl3, ठीक है, BCl3 कर लीजिए यहाँ पर। इसका भी 0 होता है, इसका भी 0 होता है, इसका भी 0 होता है, लेकिन NH3 का हमारे पास डेफिनेट डाइपोल मोमेंट होता है, मतलब 0 नहीं होता है, जिस वजह से NH3 जो है हमारे पास एक पोलर मॉलिक्यूल भी होता है। पोलर मॉलिक्यूल होता है क्योंकि डेफिनेट डाइपोल मोमेंट है। क्लियर है ये चीज़? यहाँ पर हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज NH3। मूविंग टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इज ट्रू अबाउट लो डेंसिटी ऑफ आइस देन वाटर? आइस की डेंसिटी जो होती है वो वाटर से लो क्यों होती है, कम क्यों होती है, इसके पीछे क्या रीज़न है? तो अगर आपने पढ़ा होगा दैट आइस का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है केज लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। केज लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसकी वजह से वॉल्यूम ज़्यादा होती है और हमारे पास डेंसिटी जो होती है वो कम हो जाती है, ठीक है। अगर आपको आइस का स्ट्रक्चर नहीं पता तो आप देख लीजिएगा, आपको हर जगह अवेलेबल होगा। एंड इसी वजह से हमारे पास यहाँ पे क्या आंसर बनेगा? ड्यू टू केज लाइक स्ट्रक्चर ऑफ आइस। आइस का केज लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसकी वजह से वॉल्यूम ज़्यादा होती है एंड डेंसिटी हमारे पास कम रह जाती है। फाइन, तो इसका आंसर बनेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, ड्यू टू केज लाइक स्ट्रक्चर ऑफ आइस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 9th क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट? बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट किसका होता है? देखो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम सबने पढ़ा है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारे पास 2 तरह की होती थी, इंटरमॉलिक्यूलर एंड इंट्रामॉलिक्यूलर। और इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम जानते थे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हमारे बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, दोनों से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, बट वी आर टॉकिंग अबाउट बॉइलिंग पॉइंट हियर, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा? जहाँ पर हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। और इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारे पास यहाँ पे किस में है?
पैरानाइट्रोफिनॉल में, बिकॉज देखो ऑर्थोजाइलिन, ऑर्थोमिथाइल, ऑर्थोनाइट्रो सारे ऑर्थो पे है हमारे पास। पैरानाइट्रोफिनॉल जो है वहाँ पर हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, एंड इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा इन चारों में से, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज पैरानाइट्रोफिनॉल, ठीक है। चलते हैं हमारे आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट पोजेस सिग्मा बॉन्ड। देखिए सिग्मा बॉन्ड हमने पढ़ा है दैट कोई भी एटम होंगे, दो एटम जो सबसे पहले बॉन्ड बनाएंगे सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं और फिर वो बनाते हैं पाई बॉन्ड। लेकिन हमारे पास एक ऐसी स्पीशीज है जो कि सिग्मा बॉन्ड बनाती ही नहीं है, सीधा पाई बॉन्ड बनाती है, और वो है हमारे पास C2। आपको याद रखना है C2 जो होता है उसमें सिग्मा बॉन्ड नहीं होता, सिर्फ पाई बॉन्ड होता है, और वो काफ़ी अनस्टेबल होता है, तो वो ज़्यादा देर नहीं रहता, ठीक है। C2 इज़ वेरी अनस्टेबल एंड इट डज नॉट फॉर्म सिग्मा बॉन्ड्स, तो सिग्मा बॉन्ड, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। C2 है जो सिग्मा बॉन्ड नहीं बनाता। एक बार जल्दी से सारे क्वेश्चंस को हम गो थ्रू कर ले जो भी हमने करा है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, पैरानाइट्रोफिनॉल, क्यों, ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फिर विच इज ट्रू अबाउट लो डेंसिटी ऑफ आइस देन वाटर, क्या था, ड्यू टू केज लाइक स्ट्रक्चर, वॉल्यूम ज़्यादा होता है एंड हेंस डेंसिटी कम हो जाती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है, जिसके पास डेफिनेट डाइपोल मोमेंट होता है, और NH3 का डाइपोल मोमेंट डेफिनेट होता है, इसलिए NH3 हमारा यहाँ पर आंसर बनता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट पोजेस sp3 हाइब्रिडाइजेशन। KMnO4 था, एक्सेप्शन था KMnO4। अगर नहीं पढ़ा है आप हमारे चैनल पे जाकर शॉर्ट्स वीडियो में देखिए, इसके बारे में हमने बात करी है, और साथ में हमने टोटल 3 मॉलिक्यूल बताए जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सो आप जाके देखिएगा। और अगला क्वेश्चन था हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव। मोस्ट रिएक्टिव, जितनी ज़्यादा बॉन्ड लेंथ होगी उतनी जल्दी ब्रेक होगा, उतना ज़्यादा रिएक्टिव होगा, तो इसमें सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी थी, F2 की सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ होती है, ड्यू टू स्मॉल साइज एंड हाई रिपल्शन बिटवीन लोन पेयर रिपल्शन एंड स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन। पिछला क्वेश्चन हमारे पास था, विच ऑफ द फॉलोइंग पोजेस हाइब्रिडाइजेशन। किस में थी हाइब्रिडाइजेशन, HF में। बाकियों में हाइब्रिडाइजेशन नहीं पाई जाती मिलती है, लेकिन HF में हमें हाइब्रिडाइजेशन होती है हमारे पास, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगेन एक और क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पोजेस बॉन्ड एंगल मोर देन 100 डिग्रीज। NH3 पोजेस बॉन्ड एंगल मोर देन 100 डिग्रीज ड्यू टू sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो इसमें हमारा आंसर बनेगा NH3। और क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर। हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर किसका था, CO पॉजिटिव, बिकॉज इट इज एन एक्सेप्शन, इस वजह से CO पॉजिटिव का हमारे पास हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर होता है। और लास्ट क्वेश्चन, द फॉर्मल चार्ज ऑन कार्बन इन कार्बोनेट आयन इज 0 आया था हमारे पास फॉर्मल चार्ज। क्यों आया था, फॉर्मल चार्ज हमको पता होना चाहिए, फॉर्मूला क्या होता है फॉर्मल चार्ज का, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन अ न्यूट्रल एटम माइनस नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्लस हाफ ऑफ नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो ये था हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन, आई होप आपको समझ आए होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।